सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और यहाँ ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा कड़े आपको महसूस होंगे, थोड़े से हार्ड प्रश्न हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर इन प्रश्नों को लाने की कोशिश की है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। संरचनात्मक उपागमे क्रियते, मतलब संरचनात्मक उपागम जो है उसमें किया जाता है। क्या किया जाता है? वाक्यानाम संक्षिप्तीकरणम, वाक्यों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। वाक्यानाम संरचना, वाक्यों की संरचना की जाती है। वाक्यानाम अनुवादः, वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। या फिर सूत्राणाम व्याख्या, सूत्रों की व्याख्या की जाती है। तो जो संरचनात्मक उपागम है, संरचनात्मक उपागम में वाक्यानाम संरचना, वाक्यों की संरचना की जाती है संरचनात्मक उपागम में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है विषय केंद्रित उपागमे अधिगमानुभवाः संबद्धाः भवन्ति। मतलब कि जो विषय केंद्रित उपागम है तो उस उपागम में, विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव संबद्ध होता है। कैसा संबद्ध होता है? छात्र रुचि भी छात्रों की रुचियों से संबद्ध होता है। पाठ्यक्रमेण पाठ्यक्रम से संबद्ध होता है। अध्यापक विषय दक्षताया, अध्यापक की विषय दक्षता से संबद्ध होता है। या फिर शैक्षिक प्रविधि से संबद्ध होता है। तो विषय केंद्रित उपागम जो है उसमें अधिगम अनुभव संबद्ध होता है। तो देखिए, विषय केंद्रित उपागम की चर्चा है, विषय से केंद्रित है। तो जब विषय केंद्रित की बात आती है इस उपागम की, तो पाठ्यक्रम जो है वो इसका समर्थन करता है। मतलब कि पाठ्यक्रम एक ऐसा चीज़ है जो कि विषय केंद्रित उपागम है, उसमें पूरा कंप्लीट विषय होता है। तो ये रहेगा जो वी है, सही उत्तर रहेगा अपना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है यद्यपि इति पदे संयुक्ताक्षरः अस्ति। मतलब कि यद्यपि जो शब्द दिया हुआ है इसमें संयुक्त अक्षर है। क्या है संयुक्त? तो ये द्या दिया है संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पर अलग अलग अपन को देखना है। यहाँ या और दा है तो ये गलत होगा, पा और दा भी गलत होगा, या और पा। ये दिया हुआ है दा और या मिलके क्या बनता है? द्या बनता है शब्द। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है संप्रेषणोपागमे भाषा दक्षता अस्ति। मतलब कि संप्रेषण उपागम में भाषा की दक्षता है। तो विषय वस्तुनः संश्लेषण क्षमता, विषय वस्तु की संश्लेषण क्षमता, या फिर भाषा संश्लेषण कौशलम, या फिर भाषा संश्लेषण कौशल, या फिर भाषायाः प्रवाहिता, भाषा की प्रवाहिता, या फिर भाषायाः व्याकरण ज्ञानम। तो संप्रेषण उपागम में जब भाषा की दक्षता की बात की जाती है तो वहाँ पर विषय वस्तु के विश्लेषण क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये रहेगा जो पहला है, पहला ही रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है प्राथमिक स्तरे वाचन क्षमतायाः आकलनार्थम प्रभावशाली विधि अस्ति। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर वाचन क्षमता का आकलन करने के लिए प्रभावशाली विधि है। कौन सी विधि है? कथा आधारित लिखित कार्यम, कथा के आधार पर लिखित कार्य। पठित सामग्री अधिकृत्य साक्षात्कारम, पठित सामग्री को आधारित करके साक्षात्कार करना। या फिर सार लेखन संबद्धम प्रयोजनात्मकम कार्यम, सार लेखन संबद्ध प्रयोजनात्मक कार्य। या फिर शब्दार्थ अधिकृत्य भाषा क्रीड़ा, शब्दार्थ को लेकर के भाषा क्रीड़ा। तो प्राथमिक स्तर पर जब वाचन क्षमता का आकलन करने के लिए प्रभावशाली विधि की बात की जाएगी तो वाचन क्षमता के लिए यहाँ पर पूछा है वाचन क्षमता। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सार लेखन संबद्ध प्रयोजनात्मक कार्य। यहाँ पर इस प्रकार के कार्य होंगे प्रयोजनात्मक कार्य। तो सी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिकोपयुक्त विधि मन्यते।
मतलब कि व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक विधि, अनुवाद विधि, आगमन निगमन विधि या फिर मौखिक विधि। तो सी रहेगा इसका सही उत्तर। जो व्याकरण शिक्षण है उसकी जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है आगमन निगमन विधि मानी जाती है। आगे चलते हैं व्याकरण शिक्षणस्य, हाँ ये हो चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगमन विधौ भवति, आगमन विधि में होता है, क्या होता है? आगमन विधि में अनुवादः, अनुवाद होता है। प्रथमम उदाहरणानि तदनंतरम नियमीकरणम, पहले उदाहरण होते हैं बाद में नियमीकरण होता है। प्रथमम नियमीकरणम तदनंतर उदाहरणानि, पहले नियमीकरण मतलब कि नियमीकरण करते हैं, पहले नियम आते हैं उसके बाद में उदाहरण आते हैं, या फिर व्याख्या होती है। तो जो आगमन विधि है, तो आगमन विधि के बारे में सभी लोग जानते ही हैं कि आगमन विधि में पहले क्या होता है? आगमन विधौ भवति, पहले उदाहरण आते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण आते हैं और फिर उदाहरणों के बाद जो है नियमीकरण किया जाता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्रान् तया भाषायाः परस्परम अंतःक्रियार्थं प्रेरयति। मतलब कि भाषा शिक्षण के या फिर भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को उसकी भाषा में परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है? तो कौन सी विधि है वो? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो छात्रों को छात्रों को उसी भाषा में परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है? क्या होगा इसका सही उत्तर? ध्यान से पहले प्रश्न देखना है, बाद में उसको उत्तर देने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं व्याकरण अनुवाद विधि, जिसका नाम भंडारकर विधि के नाम से भी जिसे जाना जाता है। दूसरा दिया हुआ है अनुवाद विधि, और तीसरा उसी क्रम में दिया हुआ है संप्रेषणात्मक विधि, और चौथा दिया हुआ है अनौपचारिक विधि। तो सही क्या रहेगा? संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषणात्मक विधि में यह कार्य होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे सहायिका विधि अस्ति। मतलब कि संभाषण की योग्यता का विकास करने के लिए या फिर विकास में, संभाषण की योग्यता के विकास में सहायक विधि कौन सी है? सूत्र विधि है क्या? ऑप्शन दिए हैं व्याख्या विधि है, कंठस्थीकरण विधि है, या फिर भाषा संसर्ग विधि है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ध्यान से प्रश्न को आप लोग समझ लें। और प्रश्न में दिया क्या हुआ है? संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे, मतलब कि संभाषण की योग्यता के विकास में, संभाषण की योग्यता ऐसा भी अपन समझ सकते हैं। तो विकास में कौन सी विधि सहायक होगी? क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका डी, जो कि भाषा संसर्ग विधि है। तो संभाषण की योग्यता का विकास करने में ये सहायक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है कस्याम विधौ उदाहरणैः नियमं प्रति शिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। मतलब कि क्या कह रहे हैं, वह कौन सी विधि है जहाँ पर उदाहरण से नियमों की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आगमन विधौ, आगमन विधि में, संभाषण विधौ, ध्यान से संभाषण विधौ, संभाषण विधि में, आगमन विधौ, आगमन विधि में, पाठ्यपुस्तक विधौ, पाठ्यपुस्तक विधि में, या फिर निगमन विधौ। तो सीधी बात है, सभी को पता ही है कि ये आगमन विधि में होता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, फिर उसके बाद में नियमों पर पहुंच जाते हैं, या फिर उदाहरणों से नियम बनाता है छात्र। आगे चलते हैं दंडान्वय विधौ दंड कस्य सूचकः। जो दंडान्वय विधि है, दंडान्वय विधि में दंड शब्द जो है ये किसका सूचक है? तो आप लोगों को पता ही है, ये प्रश्न पहले भी रिपीट हुआ है कई बार और पूछा भी गया है। दंडान्वय विधौ दंड शब्द जो है वो किसका सूचक है? तो वाक्य शब्द का सूचक है दंड शब्द। जहाँ पर हाँ दंडान्वय विधि में, हाँ ठीक, वाक्य जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। खंडान्वय विधेः प्रयोगम क्रियते। खंडान्वय विधि में प्रयोग किया जाता है या फिर खंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? गद्य शिक्षणे गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षणे पद्य शिक्षण में, कथा शिक्षणे कथा शिक्षण में, या फिर नाटक शिक्षणे नाटक शिक्षण में। तो खंडान्वय विधि का जो प्रयोग है सभी को पता है, दंडान्वय और खंडान्वय जो विधियां हैं
ये पद्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आती हैं। पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? यहाँ पर वाक्य प्रयोग, गहन पठनम, भाष्य विधि या फिर अनुलेखन विधि। तो यहाँ पर पूछा क्या है? पद्य शिक्षण की विधि पूछी है। तो ऑप्शन में एक विधि अपन को सही दिख रही है, सी, ये वाली। भाष्य विधि जो है ये पद्य शिक्षण की विधि है। और इन सभी विधियों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस देखें, और जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं आपको सारे देखना है, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत बढ़िया हो जाए और पेडागोजी से संबंधित कोई भी प्रश्न आए सीधे आपका उत्तर निकलना चाहिए, और वो भी सही। आगे चलते हैं। छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम, मतलब कि छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो लेखन संदर्भे प्रतिपुष्टि दानम अवलोकनम च, मतलब कि लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना और अवलोकन करना। आगे दिया है शब्द चयन प्रकरण संबंधी परिसीमित विकल्पा, मतलब कि शब्द के चयन में और प्रकरण के संबंध में परिसीमित विकल्प देना। या फिर व्याकरणार्थम विशिष्ट स्थान, व्याकरण के लिए विशिष्ट स्थान देना। या फिर छात्रेभ्यः मौखिक अभिव्यक्त्यर्थम औपचारिक रूपेण अवसराणाम प्रदानम, मतलब कि छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए औपचारिक रूप से अवसर प्रदान करना, ये रहेगा सही। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम, छात्रों में लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है? तो सही उत्तर इसका रहेगा बी, जो कि शब्द चयन प्रकरण संदर्भे परिसीमित विकल्पाः, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्तम भावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबद्धे स्तः। क्या कह रहे हैं? भाषण लेखने कौशल संबद्ध निमित्तम, भाषण लेखन के लिए कौशल के संबद्ध निमित्त भावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबद्धे स्तः। जो भावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो कैसी है? तो रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा होती है, योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा होती है, या फिर वार्षिक परीक्षा के द्वारा होती है, या फिर सत्रीय परीक्षा के द्वारा होती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? ए, जो कि रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। ये प्रश्न हो चुका है, छात्रों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है। आगे चलते हैं। ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा, मतलब कि ध्वनि के संज्ञान से अर्थ का अवबोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस कौशल से संबद्ध है? तो ध्वनि का संज्ञान मतलब कि सुनना, सीधा अपन ले लेंगे तो सुनना श्रवण कौशल से संबद्ध है। तो ये ऑप्शन अपन को दिख ही रहा है, श्रवण के द्वारा, तो श्रवण कौशल से संबद्ध है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। ये अपन प्रश्न कर चुके हैं। आगे चलते हैं। भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबद्धम, मतलब कि भविष्य कथन यह जो उपकौशल है ये किससे संबद्ध है? तो टिप्पणी लेखन से संबद्ध है, वाचन से संबद्ध है, रूपरेखा निर्माण से संबद्ध है, या फिर लेखन से संबद्ध है। तो सही उत्तर रहेगा टिप्पणी लेखनैन। ये किससे संबद्ध है? तो ये टिप्पणी लेखन से संबद्ध है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया, और एक दो प्रश्न शायद यहाँ पर ऊपर छूटे भी हैं, उन प्रश्नों को भी एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न तो ये है, प्रच्छा आधारित अधिगमनम, मतलब कि प्रच्छा के आधार पर अधिगमन करना है, क्या है? तो शिक्षार्थिभ्यः प्रश्नानां कर्तुः स्वतंत्रता न यच्छति, जो कि प्रच्छा आधारित अधिगमन मतलब कि पूछने के आधार पर जो अधिगमन होता है वो, तो शिक्षार्थी और प्रश्नकर्ता के बीच स्वतंत्रता नहीं होती है, ये कह रहे हैं। शिक्षार्थी स्वायत्ततां प्रेरयति,
जो शिक्षार्थी है वो स्वायत्तता के लिए प्रेरित करता है। या फिर छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतनस्य पोषणम न भवति, आलोचनात्मक चिंतन का पोषण नहीं होता है छात्रों में। या फिर आगे कह रहे हैं छात्रेभ्यः ध्यान से आह्वान अवस्थानाम अवकाशम न यच्छति, मतलब कि छात्रों को आवाहन जो है उसके लिए स्थान या अवकाश नहीं मिलता है। तो सही उत्तर अपन को यहाँ पर देखना है शिक्षार्थी स्वायत्ततायाम प्रेरयति, ये वाला परीक्षा आधारित जो अधिगम है उसमें शिक्षार्थी स्वायत्तता को प्रेरित करता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। एक और प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न संस्थितिषु संदर्भ युक्त भाषा प्रयोगस्य निपुणता प्राप्यते, मतलब विभिन्न संस्थितियों में संदर्भ युक्त भाषा प्रयोग की निपुणता प्राप्त होती है। तो किस में निपुणता प्राप्त होती है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? व्याकरण शिक्षण में, पाठ्यपुस्तक में, संरचनात्मक उपागम में, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम में। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर संप्रेषणात्मक उपागम में। तो आज हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और पुनः इसी प्रकार से अगले वीडियोज़ में और भी अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चूँकि ये सीरीज हमारी 30 प्रश्न की थी, लेकिन किसी गलती के कारण से 30 प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगे पुनः इसी प्रकार से